नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी मेंस के अगले 100 दिनों की रणनीति के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको खूब सारी बधाइयाँ, खूब सारी शुभकामनाएं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर हुआ है तो एक वीडियो हम लोग अभी साथ में ही डाल देंगे कि क्या करना चाहिए आपको। आप क्लियर हुआ, शुभकामनाएँ इसलिए भी क्योंकि इस बार ना बड़े बड़े दिग्गजों का नहीं हुआ है। जो 4 मेंस लिखे वो भी इस बार ढेर हो गए। दूसरी चीज़, पेपर अनकन्वेंशनल था तो भी आपका हो गया। और तीसरी चीज़, पेपर ना लक बेस्ड था, मतलब आपको भी पता है आप तुक्का लगाए थे, तुक्का थोड़ा बहुत सही बैठा इसलिए आपका हो गया। जो बॉर्डर में रहे होंगे तो आप मतलब लकी इंसान हैं। इस पेपर में क्वालिफाई होने के लिए लक की भी ज़रूरत होती है, तो आप लकी इंसान हैं। कट ऑफ हम लोग पहले भी बोले थे, देखो उस समय कई लोग का कमेंट आता था इतना कम जा ही नहीं सकता। तो पेपर का कट ऑफ आगे भी आप ध्यान रखिएगा कि जो उस समय नहीं तैयारी किए, मैं बार बार बोला था जिसका इस रेंज में तैयारी करो 110 से ऊपर, जो नहीं किए वो अब करेंगे, मतलब ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं, अभी भी बहुत समय है, तो परेशान भी मत होइएगा। और कट ऑफ वही होता है कि भाई कट ऑफ ऐसी चीज़ है कि अगर पेपर कठिन आया तो कम होगा ही। किसी का नंबर नहीं आ रहा था, आप ही देखो हाईएस्ट उसमें दिया है 140-42, पहले हाईएस्ट जाता था 170, तो कट ऑफ कम जाना ही था, वो नेचुरल चीज़ थी। हॉस्टल वार्डन सरल आया था इसलिए उसका ज़्यादा जाना ही था, उसमें भी लोग गुस्सा आ गए थे, भैया इतना ज़्यादा कैसे जाएगा, आया तो फिर नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग ना सीधी सीधी बातें करेंगे कि क्या क्या मेंस के लिए आपको रखना चाहिए। ये वाला वीडियो ना पहले से मैं कुछ लिखा नहीं हूँ, सीधा जो मन में आएगा बोलते जाऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, पहली चीज़ ये है कि कई लोग के मैसेज आए मेरे पास कि भैया अभी तक हम लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे, अभी इधर उधर की भी तैयारी कर रहे थे, क्या इन 100 दिनों में हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं और हमारा क्वालिफाई हो सकता है। इसका एक उत्तर है हाँ, और आराम से हाँ। अगर आप पूरे मन से, सही रणनीति से, सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपका मेंस आराम से क्वालिफाई हो सकता है। दूसरी चीज़, मेंस इसलिए ज़रूरी, देखिए जो 3 स्टेज है ना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स ऐसी स्टेज है कि वहाँ लक का खेल है, मतलब वहाँ पहली चीज़ लक का खेल है, और दूसरी वहाँ आप अभी 160 भी लाए होते तो भी जो 112 लाया है उसके बराबर ही हो, मतलब वहाँ का नंबर कहीं नहीं जुड़ता। इंटरव्यू आ जाओ, इंटरव्यू में भी मतलब आप बहुत डिसाइड नहीं कर सकते, दूसरा नंबर बहुत कम है, 100 नंबर ही है। कई लोग बोलते हैं हम इंटरव्यू में छट गए, ये मतलब फालतू चीज़ है। इंटरव्यू में कोई नहीं छटता, मेंस में कम नंबर था इसलिए आप क्वालिफाई नहीं हो पाए। मतलब इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, और इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है, वो उस दिन आपकी किस्मत, आप किस बोर्ड में गए उसके ऊपर है। मतलब ये समझ लीजिए कि प्री का नंबर जुड़ना नहीं है। इंटरव्यू ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में बहुत है नहीं, तो जो बचा वो है मेंस, और मेंस है 1400 नंबर का। तो जो ऐसा बोलते हैं ना कि मैं इंटरव्यू के कारण बाहर हुआ, वो मेंस के कारण बाहर होते हैं, और जो ऐसा बोलते हैं कि मैं इंटरव्यू के कारण सेलेक्ट हुआ, वो मेंस के कारण सेलेक्ट होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको इंटरव्यू में ना 32-33 मिला है, लेकिन वो भी टॉप 20 टॉप 30 में, समझ रहे। मतलब मेंस का आपका स्कोर ऐसा है कि अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लिए तो इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए भी आपको मेंस में ज़्यादा नंबर लाना है, मतलब मेंस ही आपके सिलेक्शन की कुंजी है, गारंटी है। तो ये आप अपने दिमाग में रखिए कि मेंस में जितना लाओगे उसी से सिलेक्शन होगा। बाद में रोना मत कि इंटरव्यू के कारण कट गए, 2 नंबर और आ जाता, तो भाई 10 मेंस में ले आओ ना। अब मेंस की तैयारी कैसे करें कि अब ये जो बचे हुए 100 दिन हैं ये सबकी कॉमन तैयारी होगी। आप कहीं पहले से पढ़ रहे थे, आप कोई दिग्गज हैं, कुछ और हैं, आप न्यू कमर हैं, आपकी तैयारी हो सकती है। मैं एक आध 2 उदाहरण, जैसे इंटरव्यू भी है हम लोग के चैनल में, एक शारुल गर्ग हैं, वो ना मतलब वो बता रही थी कि जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके बाद से मैं तैयारी चालू की, और उनका टॉप 40 में है रैंक। तो समझ रहे कि, और वो उनका पहला मेंस था। तो अगर किसी बच्ची का पहला मेंस है, वो प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद तैयारी की और उसका सिलेक्शन हो गया, मतलब आपका भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 1-2 लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस ये है कि देखिए 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें मैं बताता हूँ, वो ध्यान रखना अपनी तैयारी में। आपकी जो तैयारी चल रही ना वैसे चलने दीजिए, ये 3-4-5 चीज़ों को उसमें इनकॉर्पोरेट करना। एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले कि हम लोग ना एक मेंस का व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं, उसकी लिंक मैं नीचे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम में भी है, तो वहाँ से उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो उससे क्या होगा कि हम लोग पिछले बार भी ऐसा किए थे कि रोज़ या 2 दिन में एक आध 2 उसमें
वॉइस मैसेज या जो भी मटेरियल मिला वो डाल देते हैं, उससे आपकी तैयारी को थोड़ा और अच्छा लगता है, और उसमें नंबर भी है मेरा, तो आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ भी सकते हो। तो ये सुविधा तो आपके लिए है, क्योंकि आप मेंस लिख रहे हैं तो भाई इतना तो बनता है आपका। पहली चीज़ है इस मेंस की लड़ाई में, उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट। ये मैं प्री की लड़ाई में भी बोला था, मेंस की लड़ाई में भी बोल रहा हूँ। इनपुट आउटपुट का मतलब ये होता है कि आप किसी पेपर में कितना इनपुट देते हो और उससे आपको कितना आउटपुट मिलता है, सीधा सा मतलब ये। अब इसमें सबसे ऊपर जिसका नाम आता है उसका नाम है निबंध। निबंध में अगर आप थोड़ा भी इनपुट दोगे, आउटपुट आपको जम के मिलेगा। ठीक, तो इस पेपर को इग्नोर मत करना, क्योंकि इस पेपर में लोगों के कम भी आए हैं और खूब भी आए हैं। कैसी रणनीति होगी उसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। निबंध में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। अभी मैं बस ये बोल दूं कि देखिए, पिछले निबंध से पहले हम लोग पीडीएफ डाले थे, 2 पीडीएफ, उनसे 4-5 निबंध तो एज इट इज़ आ गए। अब करीब 10-11 निबंध बचे हैं, तो आप उनको तो पढ़ ही लेना। मतलब वो जो हाग है वो तो नहीं आएंगे, लेकिन जो नहीं आए हैं वो आ सकते हैं, तो आप वहाँ से निबंध पढ़ लेना। और एक हम लोग अभी जल्दी ही ले आएंगे, क्योंकि अभी कुछ कुछ टॉपिक और मुद्दे में है, चर्चा में है, तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ कि यार एक साथ निकालें, तो वो आपको मिल जाएगा। तो निबंध आप ये कोशिश करो। साथ साथ मैं ये भी बताते चलता हूँ कि कितना पढ़ना है। निबंध ना आप कम से कम हफ्ते में 1 दिन दो, ठीक, संडे टाइप का दिन, जिस दिन थोड़ा सा बोर होते हो। निबंध में करना क्या है, निबंध में आपको ना सिनॉप्सिस बना लेना है। देखो यहाँ पहले से पता है क्या क्या टॉपिक आएंगे। अभी जैसे डीप फेक चल रहा है, आ सकता है, बस्तर ओलंपिक है, आ सकता है, नक्सलवाद है, आ सकता है। तो आपको ना पता रहता है कि अच्छा यार ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। वो हम लोग उसके लिए चिंता मत करो, क्या आ सकता है वो भी दे देंगे, उसमें क्या लिखना है वो भी दे देंगे। और जो हम लोग बोले थे ना ये लिखना है, लोग एज इट इज़ छाप के, यार लोगों के 130 नंबर आए हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। आपको क्या करना है, आपको कई मटेरियल मिल जाएंगे, बुक तो बहुत सारी हैं, सबको उठाइए, इंटरनेट का सहारा लीजिए, ऑडियो आर्टिकल मिल जाएंगे आपको, दृष्टि आईएएस अलग अलग चैनल के, वो उठाइए। और ना एक सिनॉप्सिस बना लीजिए कि भाई अगर निबंध आता है समान नागरिक संहिता पे, तो मैं पहले उसका परिचय दूंगा, फिर उसका अर्थ बताऊंगा, फिर ये लिखूंगा, पक्ष में तर्क लिखूंगा, समिति लिखूंगा, विपक्ष में तर्क लिखूंगा, आगे की राह लिखूंगा, संवैधानिक प्रावधान लिखूंगा। ऐसा करके आप पूरी सिनॉप्सिस बना लो, वो आपके पास रेडीमेड रहे, और वो अभी से चालू कर दो। आप ये मत करना कि मैं आखिरी में करूँगा, मतलब समझ रहे, निबंध इतना अच्छा पेपर है कि यहाँ से आपको 130 नंबर तक मिल सकता है। और पूरा, कई लोग बोलते हैं कि भैया वहीं पे जाके कैसे कलाकारी करें, जो वहाँ लिखना है ना वो आप यहाँ तैयार करके जाओ। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके पास 3 घंटे हैं, मतलब एक निबंध के लिए 45 मिनट हैं। थोड़ा तो सोचोगे यार, तो बचे 35 मिनट। 35 मिनट में दुनिया का कोई इंसान सोच सोच के नहीं लिख सकता। अगर उसके दिमाग में पहले से फिट है तो 5 पेज लिख सकता है। एक पेज के लिए 7 मिनट है, तो सोचोगे फिर लिखोगे तो गए ना आप। तो पहले से आपको पता रहना चाहिए क्या लिखना है। मतलब आप घर में प्रैक्टिस करके जा सकते हो, जैसे बचपन में अपन करते थे ना, गाय हमारी माता है, 4 पैर 2 सींग 2 आँख, तो लिखते जाते थे, वही काम करना। वंडर ऑफ साइंस लिखे होगे आप लोग। तो निबंध में ना इनपुट देना है। जैसे रात को आप थोड़ा सा बोर हो गए, कहीं टहलने जा रहे, तो निबंध का कोई भी टॉपिक आप यूट्यूब में लगा लो, उसको कान में ईयरफोन लगा लो और सुन लो 10 मिनट। मतलब निबंध को आप, आपका जो टाइम पास का साधन है ना वो बनाइए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जैसे रात को आप बोर हो रहे, सोते समय चला के सो गए, कहीं घूमने गए तो चला लिए, तो ऐसे करके निबंध को साथ साथ तैयार करते जाओ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ है पेपर 1। पेपर 1 इतना ज़रूरी है, देखिए बाकी पेपर अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। अब जैसा प्री आया हो सकता है मेंस और कर दे, लेकिन पेपर 1 में कुछ नहीं कर सकते हो। पेपर 1 सीधा सीधा है कि आपका भाषा आता है, मतलब आपको पता ही होगा, हिंदी आता है 100 नंबर का, और बाकी 100 का मतलब 50 + 50 छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश आता है। इसके लिए मैं बोलूँगा कि रोज़ आपको पढ़ना है।
मेरी बात को इग्नोर मत करना, सच में रोज पढ़ना है। ये ऐसा पेपर है कि इसमें आप 150 तक खींच सकते हो अगर आप सही तरीके से पढ़े ना। और ये सोचो कि 150 यहाँ खींच लिए, 130 निबंध में खींच लिए, 280 नंबर तो आपका ऐसे ही हो गया। बाकी में 80 80 90 90 भी आएगा ना तो भी सेलेक्ट हो जाओगे आप। इतना महत्व है इस पेपर का। इसमें आपको क्या करना है, बेस बनाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, खासकर इंग्लिश में। पिछले बार थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम आया था, लेकिन बेस पीवाईक्यू को बनाना है कि क्या क्या सवाल आते हैं। साथ में सिलेबस रखना है, जो भी सिलेबस में है वो देखना है और तैयार करते जाना है। हिंदी आपका कई लोग सोच रहे हैं एडीओ और बाकी चीज़ें, तो वहाँ भी काम आ जाएगा, हिंदी उसमें भी ठीक ठाक आ रहा है। तो पेपर 1 आपको बढ़िया से पढ़ना है। किसी भी जैसे विनय कुमार पाठक है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी आता है। मैं कमेंट देख रहा था, वो बोला भैया मैं आपको 2 सवाल ऐसे बता दूंगा जो विनय कुमार पाठक से नहीं आए। तुम बता दो ना भाई, मतलब तुम ऐसी कोई किताब बताओ जिसमें सभी सवाल आए। ऐसी कोई किताब नहीं है ना, तो जिससे मैक्सिमम आ रहा है वही तो पढ़ोगे ना आप। 2 सवाल के लिए आप पूरी दुनिया थोड़ी छान मारोगे। इसीलिए मैं इनपुट आउटपुट बोला कि अगर आपको उससे अच्छी कोई किताब मिलती है उससे पढ़ो। मेरे को अभी तक वही अच्छी लगी, तो वो उससे पढ़ो। मतलब जिससे पढ़ रहे उससे पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। हिंदी को, छत्तीसगढ़ी को और इंग्लिश को। इंग्लिश के लिए मैं ये बोलूँगा कि यूट्यूब का सहारा ले लो। यूट्यूब में जैसे एसएससी बाकी चीज़ों के टीचर हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका सहारा लो, उससे पढ़ लो। तो अपन इनपुट आउटपुट देख रहे थे, पहले पेपर 2 फिर पेपर 1। पेपर 2 जब भी खाली टाइम मिले तो पढ़ना है, संडे को तो उसको अच्छे से उसका सिनॉप्सिस बनाना है। पेपर 1 रोज पढ़ना है, रोज कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। मतलब उसको आप दिनचर्या का हिस्सा बना लो। अगला मैं बोलूँगा पेपर 4। पेपर 4 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ना या तो आपको राजा भोज बनाएगा, या मतलब आप या तो अर्श पे रहोगे या तो फर्श पे रहोगे। इसलिए पेपर 4 को। और पेपर 4 में भी ना कई लोग पर्यावरण को इग्नोर करते हैं। पर्यावरण और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि ये भर भर के नंबर देता है, तो आप इससे खींच सकते हो। और ये भी 75 नंबर का। और इसमें सवाल कैसे आते हैं पता है? 15 नंबर का सवाल आता है कि आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, ऐसे सवाल आते हैं और नंबर भी वो भर भर के देते हैं। तो पर्यावरण और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ना। दूसरा, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है वो तो यहाँ टारगेट करो 45 प्लस का। मैथ्स ऐसी चीज़ है आराम से ला सकते हो आप। और जिनका नहीं है वो ना इसके खोजो, पीवाईक्यू निकाल लो और इतना तो टारगेट करो। मतलब जिनका नहीं है ना वो बिल्कुल सोचते हैं हम 10-15 लाएंगे, आप टारगेट करो 30 प्लस का। आप केवल पीवाईक्यू कर लोगे ना, रीजनिंग वाले सवाल आते हैं, आप पकड़ लोगे कि अच्छा ये सवाल बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। जैसे मैथ्स में ना 8 नंबर का गणितज्ञ आता है। अब वो मैं बोल रहा हूँ जैसे किसी से बनता भी है गणित, और एक सवाल आया गणितज्ञ आर्यभट्ट, वराहमिहिर और मान लो ब्रह्मगुप्त का लिखना। आपसे सवाल बन भी रहा है ना तो भी आप आर्यभट्ट लिख दो, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगेगा। आप सवाल बनाओगे आपको 10 मिनट लगेगा, आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त के बारे में लिखने में 4 मिनट लगेगा, आपके 6 मिनट बच गए ना। तो ऐसे बुद्धि लगाना है। और वो वैदिक गणित से आता है 4-5 नंबर का, 4 नंबर का, 8 नंबर का ये गणितज्ञों से आता है। तो आप एरिया पकड़ो कहाँ से सवाल आ रहे हैं, क्या सरल चीज़ है जो आप आसानी से बना सकते हो उसको बनाओ। पहला पेपर है साइंस। साइंस में थोड़ा सा यार पीएससी को अब क्या कर सकते हैं, आलोचना क्यों करें, लेकिन करना चाहिए। मतलब आप अगर लिखे हो 10वीं लेवल का तो 10वीं लेवल का पूछो, आप क्यों फिर ऐसा पूछ रहे हैं कि लोग डरें। तो इसमें करता है, लेकिन आपको ना एरिया आइडेंटिफाई करना है कि इसमें थोड़ा अंदर से घुस रहा है तो उसका 12th पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक थोड़ा अंदर से पूछ रहा है, जैसे एनपी जंक्शन है वो लिखा है तो पूछता है। तो जो थोड़ा अंदर से पूछ रहा है, जैसे लाइट डार्क रिएक्शन हर बार पूछता है, मतलब वो बनाने वाले मेरे को लगता है एक ही आदमी है, वो हर बार वही सब पूछते रहते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के समझ जाओ कि अच्छा ये पूछ रहा है, उनकी थोड़ा सा तैयारी कर लो। ये पेपर ऐसा है कि ये भी स्कोर देगा आपको, ठीक। फिर अगला मैं जो रखूँगा उसको रखूँगा पेपर 7 को। पेपर 7 इसलिए रखूँगा क्योंकि ये प्री में हम नहीं पढ़ते, ये थोड़ा सा इसका पैटर्न बदला है। लेकिन ना आप क्या करो, जो भी आपके सिलेबस में लिखा है उसको ना, जैसे एनसीईआरटी लिखा है, NCERT/UPSC करके गूगल में सर्च कर लो या यूट्यूब में सर्च कर लो, कुछ उसकी नई न्यूज़ होगी वो पढ़ लो। जैसे आ सकता है कि NCERT के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो इतिहास का डिस्टोर्सन करते हैं, इतिहास को गलत तरीके से पेश करते हैं।
अब वो सवाल आया, आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हो, जो चर्चा में चल रहा है आप लिख लोगे। तो बस वही करना है। एक तो मैं वही बोला कि बेसिक चीज़ें, जैसे यही पेपर 7 का पार्ट 3, उसमें ये सब संस्थाएं हैं। अब मैं कार में जीपीएस बार बार बोलता हूँ, हर संस्था का काम यही होता है। सी से कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन मतलब जो उसके नीचे हैं उनके बीच आपस में समन्वय करना। ए से एडवाइस करना, एडवाइस मतलब सलाह देना। आर से रिसर्च करना, रिसर्च मतलब शोध करना। जी से ग्रांट देना, ग्रांट मतलब पैसा देना। एस से स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण करना कि पूरे देश में एक जैसा मानक हो। एस से सुपरविज़न भी होता है, सुपरविज़न मतलब होता है सुपरवाइज करना। पी से भी कुछ होता है, मतलब ये सबसे ना दो दो चीज़ होती है। मैं एक वीडियो हम लोग का, वो आप देख लेना, मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो भूलते इसीलिए क्योंकि पढ़ते नहीं है, तो आपको पढ़ना है। पेपर 7 में एक्ट वाला पार्ट छोटा सा है, एक्ट अच्छे से पढ़ लेना। और थोड़ा सा मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको ना थोड़ा उसके करंट में जो भी मुद्दे हैं वो देख लेना, वो थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं। पार्ट 2 भी वैसे ही कर लेना, पार्ट 3 भी वैसे ही कर लेना। अगर बना तो मैं वीडियो इसके लिए ले आऊँगा। अब अपन देखते हैं इसके बाद पेपर 7 के बाद पेपर 6 देखना। पेपर 6 में जो दर्शन है उसमें आप लोग घबराते हो। देखो दर्शन में क्या करना है, हर एक चिंतक का जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए गांधी, उसमें लिखा है अहिंसा। अब कितना भी बड़ा सवाल आए, 4 नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा, अहिंसा के बारे में 4 पॉइंट लिख लो, उससे ज़्यादा पढ़ो ही मत। एक विचार के बारे में 5 पॉइंट पढ़ लो, बस बार बार वही करते रहो। आप लोग क्या है, डूब जाते हो। डूबना नहीं है। एक विचार देखो, जैसे चारवाक है, या गीता में लिखा है निष्काम कर्म। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का ही आएगा। निष्काम कर्म के बारे में 4 पॉइंट याद रखो कि आया तो मेरे को यही लिखना है। गीता का लिख देंगे, श्लोक लिख देंगे, या तो फिर बता देंगे निष्काम कर्म मतलब बिना फल की इच्छा किए कर्म करना, और जो भी आपको लिखना है। मतलब 4 कीवर्ड याद रखो, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। जो थोड़ा बड़ा लगता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 6 करो। इतना करने के बाद फिर अंदर घुसना। हम लोग क्या करते हैं ना, डूब जाते हैं दर्शन में। आपको डूबना नहीं है। पेपर 5 इसमें ना इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं पढ़ सकते ना, तो ऊपर में जो 4 पॉइंट दिए रहते हैं ना उसकी समरी, और खासकर चैप्टर 1 वो पढ़ लेना, वहाँ से सवाल आते हैं। बजट देख लेना, ये आपको अभी जैसे प्रगति वाला चल रहा है, ये ऐसे में आएगा ही। करीब करीब 99% चांस है कि प्रगति गति आएगा ही, तो पढ़ ही लेना यार, क्या दिक्कत है। तो पेपर 5 ये हो गया, और क्या बचा, पेपर 3 बच गया। पेपर 3 में सिलेबस देखना है। इसमें ज़्यादा फोकस मैं बोलूँगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में करना। ये भाई 75 नंबर का रहता है, लोग हल्के में ले लेते हैं। लोग प्रशासन में भिड़े जो 25 नंबर का आता है। इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो जितने नंबर का उसको उतना पढ़ना है। इसको पढ़ना, फिर भारत का इतिहास देखना, और जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ना। एक वीडियो में ना एक काम करूँगा, मैं लिंक डाल दूँगा सबकी। जैसे इतिहास में हम लोग ये डालें नंबर कैसे लाएं, सबके वीडियो है वो। जैसे इतिहास कोई भी चीज़ है, जैसे किसी भी साम्राज्य के पतन के कारण आपको नहीं भी पता ना, तो आप लिख सकते हो कि यार अयोग्य उत्तराधिकारी रहे होंगे, आर्थिक कारण, पैसा नहीं रहा होगा, राजनीतिक कारण होगा, सामाजिक कारण होगा, धार्मिक कारण होगा। वही पतन है, किसी बाहर से आक्रमण हो गया होगा। किसी भी साम्राज्य की सामाजिक स्थिति क्या थी, जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, शूद्रों की स्थिति क्या थी, बस हो गया, वही सामाजिक व्यवस्था है। किसी भी साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, जैसे मेरे आपसे पूछा, मैं अचानक आपसे सवाल पूछा कि गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था लिखिए, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। एक बच्चा छोड़ के आ जाएगा, दूसरा बच्चा क्या करेगा, उसके दिमाग में सेट है कि यार आर्थिक आएगा तो क्या लिखना है, गुप्तकाल में कृषि तो होगी, तो पहले आप लिखोगे गुप्तकाल में कृषि होती थी, ये होता था, सरकार कर वसूलती थी सर। फिर आप लिख दोगे पशुपालन, पशुपालन तो होगा ही ना भाई। फिर क्या लिख दोगे, व्यापार, व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार भी होता था, बाह्य व्यापार भी होता था। फिर लिख दो कर, कि कर ये वो होता था। फिर क्या क्या व्यवसाय लोग करते थे, हो गया यार आर्थिक व्यवस्था। यही तो लिखना है,
मतलब ना ये आपके दिमाग में टेम्पलेट होना चाहिए कि वो मैं एक वीडियो में बताया हूँ, वो देख लेना। अब लिख लोगे, अब किसी की भी आर्थिक व्यवस्था आ जाए दुनिया में, यही तो होगा ना। तो यही सब आपको समझना है, देखना है। तो ये हो गई हमारी पहली बात कि पेपर वाइज क्या रणनीति होना चाहिए और क्या प्रेफरेंस होना चाहिए। फिर से मैं लिख दूँ, पहले 2, फिर 1, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 3, यहाँ पे 4 है पहले, 2, 1, 4। ये तीनों पेपर आपको सेलेक्ट कराएंगे, ठीक। 1, 2, 4, 2, 1, 4 यही सेलेक्ट कराएंगे। इनमें कोशिश करना कि एवरेज से थोड़ा ज़्यादा आ जाए, आप अंदर हो जाओगे। बस ये ध्यान रखना कि कोई पेपर का कोई भाग ना छूटे। इसके लिए मैं अगली बात करूँगा। अगली बात है कि आपको क्या करना है कि अब कोशिश करना है कि माइक्रो नोट्स हों। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कॉपी पे बनाओ अगर नहीं बनाए हो तो, लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि यार जैसे आप किसी बुक से भी पढ़ रहे हैं ना, अब बुक में पूरा लिखा है, मान लो आर्य समाज यहाँ लिखा है, तो ऊपर तो जगह रहती है ना, तो यहाँ पे आप छोटा छोटा 4 पॉइंट लिख दो कि आर्य समाज 1875, दयानंद, वेदों की ओर लौटो, और एक आध पॉइंट और लिख दो, बात ख़त्म। तो जब आप पढ़ो ना दोबारा तिबारा, तो बस यही देखो पेज पलटाओ, यही देखो पेज पलटाओ। ये काम आपको करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो मेंस उसी का होगा जो बार बार रिवीजन करेगा। आप जैसे फर्स्ट टाइमर है ना, तो आपका कंपटीशन उन लोगों से जो 4 बार लिख के बैठे हैं, 5 बार लिख के बैठे हैं, तो वो तो भाई उनको याद है ना, उनके नोट्स बने बनाए। तो आपको भी ऐसा बनाना है, जो बार बार भी लिख के बैठे हैं, कुछ तो कमी होगी आपके नोट्स में, तो आपको भी वो सुधारना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरे पहलू से समझाता हूँ। कोई भी सवाल आता है मेंस में, ये स्थिति रहती है कि आप अगर लिखें हैं तो आपको पता भी होगा, नहीं लिखे हैं तो ये समझ लीजिए कि जब आपके हाथ में आंसर सीट आएगी, उससे 3 घंटे तक आपके पास ना ऐसे आग करने का समय नहीं रहेगा, सोचने का समय नहीं रहेगा, कुछ आप सोचोगे ही नहीं। तो आपके पास जब टाइम ही नहीं है, तो आप फिर क्या करोगे भाई? फिर आपको क्या करना है कि लगातार लिखना है। आप फिर कुछ भी लिखोगे तो सही आदमी तभी लिख सकता है जब उसके दिमाग में वो पहले से फिट हो कि ये आएगा तो ये लिखना है, ये आएगा तो ये लिखना है। वहाँ आप सोच के लिख लूँगा सोचोगे तो नहीं होता वो। तो आपको क्या करना है कि खासकर बाकी चीज़ आप छोड़ दो, लेकिन सिलेबस के जो भी पॉइंट है सभी के बारे में आपके पास रेडीमेड पॉइंट हों। अगर सिलेबस में आर्य समाज लिखा है तो उसके बारे में 4 पॉइंट हों, सिलेबस में ब्रह्म समाज लिखा है 4 पॉइंट हों, 5वां 6वां आप सोच के लिख देना, लेकिन 4 पॉइंट आपके दिमाग में पहले से हों। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिलेबस के हर एक बिंदु के बारे में आपके पास पॉइंट रहना चाहिए, खासकर पेपर 3 में, पेपर 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। कुछ भी लिखा है एनसीईआरटी आपके दिमाग में हो कि अच्छा इस सन में बना, ये इसका फुल फॉर्म है, ये काम है, बात ख़त्म। उससे ज़्यादा लिखने का ना स्कोप ही नहीं रहता। आप जो लिखे होंगे उनको पता होगा, उससे ज़्यादा स्कोप है ही नहीं। छोटी सी जगह है, आप ज्ञान, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्ञान का खेल नहीं है मेंस। मैं अपना फिर से उदाहरण देता हूँ आपको। मेरा पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ है और उस समय धोखे से इंडिया में टॉप में था। लोक प्रशासन में मेरा नेट है, उसी में मेरा पीजी है, उसी में मेरा पीएचडी है, उसी को मैं पढ़ाता हूँ। अब ऐसा तुलना करो कि यार मतलब इस लेवल के तो एक ही 2 लोग होंगे जिनका पॉलिटिकल साइंस मतलब संविधान और लोक प्रशासन में इतनी पकड़ होगी। ये सब 50 नंबर का आता है, और एक बच्चा है जो केवल बीटेक किया है, वो केवल एक पतली सी किताब पढ़ा है लोक प्रशासन और संविधान की, और मैं कम से कम उससे तो 100 गुना ही पढ़ाऊँगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता उस बच्चे का 40 नंबर है और मेरा 30 है। मतलब ज्ञान का खेल नहीं है। मेरे से ज़्यादा बहुत लोग के नंबर आते थे इसमें। तो ये ज्ञान का बिल्कुल खेल नहीं है कि आपके पास कितना ज्ञान है, कितना आप उड़ेल सकते हो। ये खेल है वहाँ जैसे सवाल आया सुशासन के बारे में मैं 5 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन 4 लाइन लिखना है तो कौन सी 4 लाइन है वो मेरे को नहीं पता। कोई बच्चा उसको केवल 4 लाइन पता है, लेकिन उसको वही 4 लाइन ही पता है, वो 4 लाइन लिख देगा 1 2 3 4। मैं सोचूंगा पहले क्या लिखूं, फिर सोचूंगा क्या लिखना चाहिए, फिर जो लिखूंगा वो हो सकता है इससे ख़राब हो, तो इसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ज्ञान के पीछे मत भागो। अब आपका सिलेक्शन हो गया है ना, तो आप केवल ये भागो कि जो भी टॉपिक लिखा है सिलेबस में उसके बारे में आपको 4 लाइन पता हो। वो जो बोलते हैं ना कि वो 4 लोग क्या बोलेंगे, तो आपके पास 4 लाइन पता हो। कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो देख के पता लगता है कि नहीं 4 लाइन नहीं 6 लाइन चाहिए, तो उसके लिए 6 लाइन पता हो।
जब आप इस 4 लाइन कर लोगे ना सभी के बारे में, फिर भले घुस जाना उसमें कि चलो अब 6 लाइन कर लेते हैं। 4 लाइन है तो 6 आप अपने आप कर लोगे, लेकिन 4 सॉलिड लाइन आपको पता रहना चाहिए किसी के भी बारे में, किसी भी चिंतक के बारे में। दर्शन शास्त्र का कोई भी चिंतक है, उसका जो भी विचार है, जैसे मान लीजिए कुछ भी है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, 4 बेसिक पॉइंट आपको पता रहे, 1 2 3 4। अद्वैतवाद आया तो आप वो 4 लिख दिए। देकार्त का संदेह, 4 पॉइंट आपको बेसिक पता हो जो सॉलिड हों, वही नहीं कि उसी के 4 पॉइंट हैं, 4 अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग सॉलिड पॉइंट पता हो, तो आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। मतलब ये पूरा खेल ना इसी चीज़ का है। अगली चीज़ है, मैं थोड़ा सा वही बोला ना, अभी दिल से बोल रहा हूँ तो हो सकता है स्ट्रक्चर्ड ना हो वीडियो, लेकिन हो सकता है आप लोग समझते हो। अगली चीज़ है, मेंस उसी का होगा जो रिवाइज़ करेगा। जैसे आपके पास मान लीजिए आज क्या तारीख है, आप जब भी देखते हो, आप जब भी देखते होंगे आप मार्च में देख रहे हैं, ठीक, मान लो 13 मार्च है, आप अपने हिसाब से कर लेना, 12 मार्च 13 मार्च 14 मार्च, आपका शायद 26 जून से पेपर है, 25 या 26 से, तो ये मान के चलिए कि आपका नक मार्च और अप्रैल में सिलेबस हो जाए, मई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 मई तक सिलेबस पूरा हो जाए, उससे ऊपर ना जाए, और आखिरी का जो 1 माह है यहाँ आपका केवल रिवीजन हो। अगर आखिरी के 1 माह में आपका रिवीजन नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब ये चीज़ मैं प्रीलिम्स में भी बोला था, मेंस में भी बोल रहा हूँ, और मेंस में पूरे उससे बोल रहा हूँ, आत्मविश्वास से बोल रहा हूँ कि आखिरी के 1 माह में अगर आप रिवीजन नहीं किए तो नहीं होगा। और 1 माह में भी 2 बार रिवीजन, मतलब शुरू के 20 दिन में, फिर अगले 10 दिन में, ये 2 रिवीजन होना चाहिए सभी पेपर का। और नोट्स मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपका पेपर होगा ना, तो जैसे कल भाषा और ऐसे का है तो 6 घंटे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आपको पूरा पढ़ना है। फिर जो दूसरा दिन होगा उसमें पेपर 3 और पेपर 4 होगा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे पढ़ने के, 6 घंटे में 6 विषय पढ़ना है, मतलब 1 घंटे में 1 विषय पढ़ना है। इस लेवल का आपका तैयारी हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये ध्यान के रखिए। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ना, उत्तर लेखन की बात करें अगर अपन, आंसर राइटिंग ना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए अलग से वीडियो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बताऊंगा। पहली चीज़ क्या है कि आप कोशिश करो पॉइंट में लिखने का। अपन क्या करते हैं, पॉइंट में नहीं लिखते, कुछ भी पैरा में लिखते हैं। पैरा वो लिखो जो कम बनता है, जो बनता है वो सीधा सीधा पॉइंट में लिखो। पॉइंट भी ऐसा लिखो जो मतलब देखे ही के समझ में आ जाए, अलग अलग पहलू हों। इसके अलावा जैसे आर्थिक, सामाजिक, इसके अलावा जो ज़्यादा अच्छा पॉइंट है वो ऊपर लिखो, फिर उससे कम वाला उससे नीचे, उससे कम वाला उससे नीचे। तो इस टाइप का आपको पॉइंट वाइज लिखना है। कोशिश ये करना है कि दूसरे से ना आपको आधा नंबर, 0.25 नंबर एक्स्ट्रा लाना है, मान लो। और पूरा पूरा साइकोलॉजी का खेल है, मतलब इतने में मान लो आपको लिखना है एक उत्तर, आप छोटा छोटा लिख लिए, यहीं तक लिखे और ये पूरी जगह खाली बच गई, तो साइकोलॉजी आ जाती है ना कि यार पूरा नहीं लिख पाया। आपको कम भी पता है ना तो बड़ा बड़ा लिखो। जैसे मैं 2 टाइप से लिख सकता हूँ, ये राजन लिख सकता हूँ और ये राजन लिख सकता हूँ, ये ज़्यादा जगह घेर रहा है ना, तो आप ऐसा बड़ा बड़ा लिखो जिसमें कम पता है। कोशिश ये करो कि मैप ऐड कर दो, कोई डायग्राम ऐड कर दो, तो ये सब आप ऐड कर दोगे तो आपका और अच्छा हो जाएगा। तो उत्तर में ये सब करना है आपको, जिससे आपका ज़्यादा नंबर आए। अगली चीज़ ये है कि जो पूछा है वही लिखो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो पता है वो लिखते हैं, उनके पास मॉडल आंसर रहता है, उसमें उत्तर लिखे रहता है, अब वो उससे मिलाते हैं यार। अब वो पूछ रहे हैं कुछ, आप भूमिका बांध रहे, कंक्लूज़न कुछ अलग लिख रहा है, तो नहीं मिलता नंबर। आपको जो पूछा है टू द पॉइंट लिखो। भूमिका कंक्लूजन 8, 10, 15 में लिख सकते हो, एक एक लाइन बस, बाकी में तो स्कोप ही नहीं है। जो पूछा, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारण पूछा, तो आप ये नहीं लिखोगे सिंधु घाटी पहली नगरीय सभ्यता थी, आप लिखोगे पहला आर्यों का आक्रमण, दूसरा मान लीजिए भूकंप, ये वो आ गया प्राकृतिक कारण, तीसरा उनका आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गया। ऐसा करके सीधा सीधा 4 कारण लिख दो। 2 नंबर का सवाल है तो 4 कारण लिख दो, 4 का है तो कोशिश करो 7 लिख दें, 8 का है तो कोशिश करो 10-12 पॉइंट लिख दें। कैसे नंबर नहीं देगा कोई देने वाला, जरूर देगा। तो जिसमें बनता है पॉइंट उसमें पॉइंट में ही लिखो।
ऐसे भी मैं बोलूँगा, कई लोग बोलते हैं हम पैराग्राफ में लिखेंगे, मैं देखा हूँ यार काफ़ी पीएससी वाले ना पैराग्राफ में ज़्यादा नंबर नहीं देते। मतलब उनको ना अच्छा प्रेजेंटेबल लगे कि थोड़ा फ्लो चार्ट बना दिए, थोड़ा सजा के लिख दिए, जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट लिख दिए, तो उससे भी नंबर है। मतलब वो कहानी नहीं देखते, वो कंटेंट देखते हैं, तो कंटेंट पे ज़्यादा काम करना, ये मैं बोल रहा हूँ। पॉइंट लिख सकते हो वैसे में, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मेंस में रखना। एक चीज़ और, क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज़ का सवाल आता है। टेस्ट सीरीज़ में ये बोलूँगा कि यार दो तीन चीज़ देखो। एक देखो सवाल का स्तर, सवाल ना ऐसे हों जो मेंस के हिसाब से हों, ऐसे मत हों कि आपको देख के पता चल जाएगा ये तो कभी नहीं आएगा। दूसरा, चेकिंग कैसे हो रही, चेकिंग ये तो नहीं राइट 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 मार दिए हो गया कुछ नहीं। और तीसरा, फीडबैक कैसे दे रहे हैं आपको, मतलब उससे आपका सुधार कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो वो देख के करो। मतलब कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है लेकिन ये चीज़ अच्छी दे रहा है तो फिर वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मत लिखना, मैं ये बोलूँगा। कई लोग क्या है केवल टेस्ट सीरीज़ लिखते रहते हैं। अगर आपका टेस्ट सीरीज़ इसलिए है कि फ्लो आ जाए, वो याद आने लगे, लेकिन ऐसा मत करना कि हर दूसरे दिन टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं। हफ्ते में एक दिन पर्याप्त है, उससे ज़्यादा मत लिखना। मतलब मैं सही में उससे ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि फिर पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचता। और आपको पता रहना चाहिए, मेन चीज़ है जो आपकी गलतियाँ हैं टेस्ट सीरीज़ में उसको सुधारिए, फीडबैक जो मिल रहा है उससे सुधारिए। टेस्ट सीरीज़ का एक शेड्यूल होगा तो उसके हिसाब से खुद अपना शेड्यूल बना लो। ये मत करो कि मैं अलग खुद पढ़ूंगा टेस्ट सीरीज़ में अलग दिलाऊंगा, वैसा मत करो। जो टेस्ट सीरीज़ है उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना के पढ़ो। ईमानदारी से लिखो। घर में भी अगर दे रहे हैं ना तो 3 घंटे में ही लिखो। ऐसा नहीं कि आप 3.5 घंटे में लिख रहे, 4 घंटे में लिख रहे। ईमानदारी से 3 घंटा ख़त्म हुआ छोड़ दो। असली चीज़ है स्पीड आती है उससे, आपको पता लगता है मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है। एक चीज़ मैं अब नहीं बता पाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये आप बीच बीच में देखते रहो, खासकर पिछले साल का, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न था, तो वो देखते रहो। उसके हिसाब से आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। आपके लिए दो चीज़, गीता, बाइबल, कुरान सब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, ये अपने सामने रखो टेबल में। आप दर्शन भी पढ़े ना, बीच में पलटा लो कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक, सिलेबस देखो, जो सिलेबस में लिखा है उससे ज़्यादा पढ़नी नहीं है, स्कोप ही नहीं है अपने पास। इतना सिलेबस में लिख दिया है ना कि भाई उतना ही पढ़ लिया तो बहुत बड़ी चीज़ है। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, इतने बार पढ़ो कि वो याद हो जाए। असली चीज़ है आपके दिमाग में वो छप जाए। कोई नींद में भी जगाए ना और पूछे कि, मतलब जैसे सिलेबस में लिखा है गुप्तकालीन क्या बोलते हैं कला संस्कृति, अब वहाँ सवाल आएंगे तो वो आपको पता रहना चाहिए कि कला संस्कृति में क्या क्या मेरे को लिखना है। तो जो सिलेबस में लिखा है उसमें आर्य समाज लिखा है, ब्रह्म समाज लिखा है, उससे सवाल आएंगे तो वो आपको पता रहना चाहिए। तो वो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है। और अपन बीच बीच में मेंस के लिए चर्चा करते रहेंगे। आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोला ना फ्लो में बोला हूँ, तो ऐसी कई चीज़ें जो मैं बोलना चाहता रहूँगा नहीं बोल पाया। वही है, ग्रुप है हम लोग का, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक मिल जाएगी आपको। PDF हम लोग डालते रहेंगे और जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो बताते रहिए। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, और अच्छे से पढ़िए, वो सबसे बड़ी चीज़ है। धन्यवाद।